नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कल तक की वीडियो में हमने नगर पालिका अधिनियम 2009 की सीरीज़ में धारा 6 तक का अधिनियम कर लिया था। धारा 6 तक अध्ययन किया था, लेकिन धारा 6 को अपन ने अधूरा छोड़ दिया था। तो आज अध्ययन करते हैं धारा 6 से आगे तक। तो धारा 6 में दे रखा था नगर पालिका की संरचना मतलब कैसे कैसे नगर पालिका बनेगी, कैसा प्रतिनिधित्व होगा उसमें, SC ST अदर वर्ग को कैसा आरक्षण मिलेगा, उनके लिए कैसे सीट रिजर्व होगी, ये सारी चीज़ें धारा 6 में दे रखी है। तो इसमें नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत धारा 6 में नगर पालिका की संरचना में सबसे पहले तो इसका प्रतिनिधित्व दे रखा है। जो 3 प्रकार के सदस्य इसका प्रतिनिधित्व करेंगे, उन 3 प्रकार के सदस्यों में कुछ सदस्य होंगे निर्वाचित, और निर्वाचित सदस्यों की संख्या कम से कम 13 होगी। कुछ सदस्य होंगे पदेन और कुछ होंगे मनोनीत। यह हमने कल अध्ययन कर लिया था, लेकिन एक बार रिवीजन कर लेते हैं। निर्वाचित सदस्य जिनका प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होगा, इलेक्शन के द्वारा चुन के आएंगे। पदेन होते हैं MP और MLA, उस क्षेत्र के MP और MLA, ये इसके पदेन सदस्य होते हैं। और मनोनीत में कम से कम 3 सदस्य या फिर निर्वाचित सदस्यों का 10%, इन दोनों में जो कम होगा वो संख्या ली जाएगी। और वो 3 सदस्य वो होंगे जो नगर पालिका कानून के बारे में, नगर पालिका प्रशासन के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, उनको अच्छी तरह नॉलेज है, जो विशेष ज्ञान रखते हैं, वो इसके लिए निर्वाचित होंगे। और जो मनोनीत सदस्य हैं, इनको नगर पालिका की बैठकों में मत देने का अधिकार नहीं होगा। इनका कोई कार्यकाल भी फिक्स नहीं होगा, ना तो इनका कार्यकाल फिक्स होता है। इनको राज्य सरकार कभी भी हटा सकती है। और निर्वाचित सदस्यों को वोट देने का भी अधिकार नहीं होता है। इनको सरकार कभी भी वोट देने का अधिकार नहीं देती। वोट देने का अधिकार कहाँ पे नहीं है, तो वो है नगर पालिका बैठकों में। जो नगर पालिका की बैठकें होती है, वहाँ पे मनोनीत सदस्यों को वोट देने का अधिकार नहीं होता। और अधिनियम की धारा 24 और 35, इसके तहत जो उपबंध प्रतिबंध जो लगाए गए हैं, वो भी मनोनीत सदस्यों पे लागू होंगे। इनमें दे रखा है कि जो नगर पालिका के सदस्य होंगे, उनके लिए जो अर्हताएँ होती है, जो योग्यताएँ होती है, वो सारी चीज़ें इसमें धारा 24 और धारा 35 में दे रखी है। तो ये भी इनके ऊपर लागू होंगे। आगे बढ़ते हैं। धारा 6 का पार्ट 2 मतलब धारा 6 की उपधारा नंबर 2। इसमें दे रखा है नगर पालिका की स्थापना के पश्चात, नगर पालिका की जैसे स्थापना हो गई, उसके पश्चात जो भी जनगणना पूरी होगी, तो जनगणना पूरी होने के बाद अगर मान लो किसी नगर पालिका में जनसंख्या बढ़ जाती है, तो वहाँ पे वार्डों की संख्या भी बढ़ेगी। लेकिन अगर एक नगर पालिका का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और उसको 3 वर्ष पूरा होते ही वहाँ पे जनगणना होती है, कार्यकाल समाप्त होने में बाकी है 2 वर्ष, और मान लीजिए 3 वर्ष बाद जब जनगणना होती है और वहाँ पे 3 अधिक वो वार्डों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन जब तक ये 2 वर्ष का और कार्यकाल पूरा नहीं हो जाता, मतलब टोटल कार्यकाल जो 5 वर्ष का है, ये जब तक पूरा नहीं हो जाता, तब तक ये वार्ड की संख्या एक्टिव नहीं होंगी। मतलब बढ़ाती तो जाएंगी, लेकिन इनके लिए अलग सदस्यों का निर्वाचन वगैरह कुछ नहीं किया जाएगा। ये तभी होगा जब पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। उपधारा 3 देखते हैं। नगर पालिका की धारा उपधारा 2 में दे रखा है कि नगर पालिका की स्थापना के पश्चात प्रत्येक जनगणना के पूर्ण होने पर नगर पालिका के वार्डों की संख्या कम या ज़्यादा कर सकती है, परंतु वर्तमान पदावधि समाप्त होने तक विद्यमान संरचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उपधारा 3 है, जब नगर पालिका की स्थापना होती है तो वहाँ पे सदस्यों को नियत करते हुए, यानी सदस्यों की संख्या को फिक्स करते हुए राज्य सरकार का ये अधिकार होता है, या फिर कहें तो राज्य सरकार का काम होता है कि वो सामान्य वर्ग है उसके लिए, SC वर्ग है उसके लिए, और ST वर्ग है इसके लिए सीट आरक्षित रखें।
यानी एससी के लिए कितनी रखी है, एसटी के लिए कितनी रखी है, सामान्य के लिए कितनी रखी है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य के लिए कितनी रखी है। ये काम राज्य सरकार का होगा। उपधारा 4 में है एससी एसटी के लिए आरक्षित सीटों का अनुपात कितना होगा। यानी एससी है अनुसूचित जाति और एसटी अनुसूचित जनजाति, इन दोनों के लिए सीट का अनुपात कितना होगा। तो ये चीज़ दे रखी है उपधारा 4 में। और उपधारा 4 में इस प्रकार से बताया गया है कि एससी और एसटी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या का अनुपात वही होगा जो उस क्षेत्र में संबंधित जो नगर पालिका है उस क्षेत्र में संबंधित वर्गों की जनसंख्या होगा। मान लो अगर कोई नगर पालिका है उसमें टोटल जनसंख्या 100 है, उनमें से 25 संख्या है एससी की और 20 मान लो एसटी की है, तो इनका अनुपात निकाला तो कितना हो गया 5:4। तो इनकी जनसंख्या 5:4 में है और 5:4 में है, तो इनकी जो यहाँ पे नगर पालिका में सीटों की संख्या होगी वो भी 5:4 में ही होगी। इस प्रकार से इसमें बताया गया है। और उपधारा 5 में पिछड़े वर्गों के लिए दे रखा है, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित स्थानों का प्रतिशत कितना होगा, ये सारी चीज़ इसमें दे रखी है। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों की जनसंख्या का प्रतिशत उस नगर पालिका क्षेत्र की कुल जनसंख्या के 50% से कम पड़ता है। मतलब पिछड़े वर्ग में आरक्षित स्थानों का प्रतिशत कितना इतना रहेगा जितना अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों दोनों की जनसंख्या का प्रतिशत उस नगर पालिका क्षेत्र की कुल जनसंख्या के 50% से कम पड़ता है। मतलब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं किसी नगर पालिका में कुल जनसंख्या 100 है और इसमें एससी और एसटी दोनों की जनसंख्या मिला के होगी 40, ठीक है। और कुल का आधा 100 का आधा कितना हो गया 50। अब 50% से एससी और एसटी की जनसंख्या कितनी कम पड़ी 10, या फिर ऐसे मान लेते 50% एससी और एसटी से कितना अधिक है 10। तो ये जो 10% सीट है ये सीट होगी अन्य जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए। ऐसा इसमें नगर पालिका अधिनियम की धारा 6 के उपधारा 5 में दे रखा है। पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों का प्रतिशत 21 से अधिक कभी नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये जो 10% यहाँ पे आ रहा है, ये वाला प्रतिशत 21% से अधिक कभी नहीं होगा। यानी ये अंतर 21 से अधिक होता है तो उसे 21 से अधिक नहीं माना जाएगा, उसे 21 से कम 21 या फिर 21 से कम प्रतिशत ही उनके लिए सीट आरक्षित की जाएगी पिछड़े वर्ग के लिए। आगे देख परंतु जोड़ के दे रखा है, जहां एससी और एसटी की सम्मिलित जनसंख्या का प्रतिशत उस नगर पालिका क्षेत्र की कुल जनसंख्या के 70% से अधिक नहीं है, वहां प्रत्येक नगर पालिका में कम से कम एक स्थान पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित रहेगा। जिस नगर पालिका क्षेत्र में मान लो किसी नगर पालिका क्षेत्र जनसंख्या वही 100 है और उसमें एससी और एसटी दोनों की सीट मिला करके 70% से कम है, 70% से कम है एससी और एसटी की जनसंख्या, ऐसे क्षेत्र में कम से कम एक सीट किसके लिए पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित रहेगा ही रहेगा। पिछड़े वर्ग के लिए एक सीट तो कम से कम आरक्षित रहेगी जहाँ पे एससी और एसटी की टोटल जनसंख्या मिलाकर 70% से अधिक नहीं है वहाँ पे। ये यहाँ पे धारा 6 कंप्लीट होती है। आगे देखते हैं धारा 7। धारा 7 में दिया हुआ है पदावधि किसकी, नगर पालिका की या नगर पालिका सदस्यों की। तो पदावधि तो होगी नगर पालिका सदस्यों की। नगर पालिका के सदस्यों का वैसे तो कार्यकाल 5 साल होता है, नगर पालिका सदस्यों का और नगर पालिका का भी। इसमें दे रखा है किसी उपबंध के अधीन विघटित नहीं होती है तो नगर पालिका का कार्यकाल 5 साल होता है। मतलब अगर कार्यकाल से पहले उसका विघटन नहीं होता है तो नॉर्मली नगर पालिका का कार्यकाल 5 साल का होता है। यदि किसी नगर पालिका का मान लो समय से पहले विघटन हो जाता है, 5 साल समय और उससे पहले अगर विघटन हो जाता है तो कम से कम 6 माह में
कम से कम नहीं, अधिक से अधिक 6 माह में अगला इलेक्शन होना जरूरी होता है। यदि किसी नगर पालिका को समय से पूर्व विघटित कर दी जाती है तो वापस गठित नगर पालिका का कार्यकाल पूर्व गठित नगर पालिका जो बचा हुआ कार्यकाल है उसी समय तक रहता है, जिसका कार्यकाल टोटल 5 साल है। और मान लो उसका 3 वर्ष बाद विघटन हो गया, अगली नगर पालिका का इलेक्शन हो गया, 6 माह के भीतर करवाना जरूरी है। लेकिन पहले टोटल 5 साल है कार्यकाल, इधर 3 साल में उसका विघटन हो गया, बचे हुए 2 वर्ष। 6 महीने बाद इलेक्शन करवाना जरूरी है, कम से कम 6 महीने के समय में। फिर जो नई नगर पालिका बनेगी उसका कार्यकाल ये जो बचा हुआ 2 वर्ष है इतना ही माना जाएगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन और है, अगर नगर पालिका 4 साल 6 महीने में विघटित होती है, बाकी का समय बचा हुआ है 6 महीने, तो इस 6 महीने के लिए इलेक्शन करवाना ज़रूरी नहीं है। ये जो फिर वो अगला इलेक्शन होगा वो 5 साल पूरा होने पर भी करवा सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर नया इलेक्शन होने में 6 महीने या 6 महीने से कम का टाइम बचा हुआ है और फिर उस 6 महीने के लिए भी एक अलग नगर पालिका का गठन किया जाए और उसका संचालन किया जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसके लिए फिर वही 5 साल के लिए नई नगर पालिका का निर्वाचन होकर वहाँ पे नई नगर पालिका का गठन किया जाएगा। तो यह हो गई धारा 7। धारा 7 के बाद आगे बढ़ते हैं धारा 8 की ओर। धारा 8 में दे रखा है नगर पालिका का शासन का नगर पालिका में निहित होना। नगर पालिका में निहित होने से क्या मतलब है कि कोई शासन है नगर पालिका का कि वो अपना शासन कर रही है, वो किस में निहित है? वो निहित है नगर पालिका में ही निहित है। कैसे निहित है कि किसी नगर पालिका का शासन कार्य नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद या फिर नगर निगम के अध्यक्ष के नाम से किया जाएगा, इस अधिनियम के उपबंधों, परिसीमाओं तथा निर्बंधों के अधीन रहते हुए। मतलब अगर कोई नगर पालिका है, उसके नाम, उसका कोई काम है, कोई काम वहाँ पे किया जा रहा है, तो ये नगर पालिका अध्यक्ष के नाम से किया जाएगा, जो नगर पालिका का अध्यक्ष होगा। यानी कोई बाहर का प्राधिकरण या प्राधिकारी या किसी बाहर के किसी और अधिकारी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। जो काम नगर पालिका करेगी वो नगर पालिका के अध्यक्ष की अनुमति से किए जाएंगे। किसी भी काम के लिए किसी भी नगर पालिका के बाहर के अधिकारी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए कहते हैं कि नगर पालिका का कार्य, शासन कार्य नगर पालिका में निहित होता है। नगर पालिका सारे काम अपना निर्णय खुद लेकर करती रहती है, ये बात है। आगे है धारा 9। धारा 9 में दे रखा है वार्डों का विभाजन। वार्डों का विभाजन बोल दो या फिर वार्डों का निर्धारण बोल दो। इसमें वार्डों का विभाजन नहीं है, वार्डों में विभाजन है। दो बात होगी, एक तो वार्डों का विभाजन, एक वार्डों में विभाजन। थोड़ा सा मतलब देख लेते हैं एक बार क्या फ़र्क है। वार्डों का विभाजन तो हो गया कि पहले से वार्ड का गठन किया हुआ है, ये वार्ड है, और इसका विभाजन कर दिया, 2 बना दिए, 3 बना दिए। और वार्डों में विभाजन कि पहले कोई नगर पालिका है, इसको ये 5, 6, 7 जो भी वार्ड है इन वार्डों में विभाजित कर दिया। नगर पालिका का विभाजन हो गया वार्डों में, वो तो हो गया वार्डों में विभाजन। और वार्डों का विभाजन, एक वार्ड है पहले से, उसका भी विभाजन कर दिया, वो वार्डों का विभाजन हो गया। तो धारा 2 में दे रखा है धारा 9 में दे रखा है वार्डों में विभाजन। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि नगर पालिका अधिनियम 2019 के तहत नगर पालिका के वार्डों का निर्धारण किया जाता है किस धारा के तहत, तो वो उसमें आएगा धारा 9 के तहत। वार्ड का शब्द पहले भी पिछली धाराओं में आया है कि वार्डों की संख्या 13 होगी, ये सारी चीज़। लेकिन वार्डों का निर्धारण अगर पूछे कि नगर पालिका के वार्डों का विभाजन किस धारा के तहत किया जाता है या फिर वार्डों का निर्धारण किस धारा में दिया हुआ है, तो उसका आंसर होगा धारा 9। इसमें किस प्रकार किया जाता है कि निर्वाचन के उद्देश्य से नगर पालिका को धारा 6 की उपधारा 1 के अधीन नगर पालिका के लिए नियत कुल स्थानों की संख्या के बराबर भागों में विभाजित किया जाएगा। मतलब उद्देश्य तो क्या होगा कि किसी नगर पालिका को वार्डों में विभाजित किया ही क्यों जाता है,
सीधा सीधा भी रख सकते हैं, लेकिन इसका उद्देश्य होता है, पहला तो होता है शासन, कि वहाँ पे सुचारू रूप से नगर पालिका क्षेत्र में शासन किस प्रकार किया जा सकता है, और दूसरी चीज़ होती है शासन के लिए निर्वाचन। तो इन चीज़ों के लिए वार्डों में विभाजन किया जाना जरूरी होता है। और इसमें दे रखा है धारा 6 की उपधारा 1 के अधीन नगर पालिका के लिए नियत कुल स्थान। तो धारा 6 इसकी उपधारा 1 में क्या दे रखा है कि कम से कम वार्डों की संख्या 13 होनी चाहिए। तो यही चीज़ इसमें दे रखी है। नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 9 में यही चीज़ दे रखी है कि कम से कम 13 वार्डों में विभाजित करते हुए शासन और निर्वाचन की दृष्टि से सुविधा हेतु नगर पालिका का वार्डों में विभाजन किया जाएगा। और यह है नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 9 का उपधारा नंबर 1, ये इसमें दे रखा है। धारा 9 की उपधारा 2 में दे रखा है प्रतिनिधित्व किस प्रकार से होगा जनसंख्या के आधार पर। तो प्रत्येक वार्ड का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होता है। उसका अनुपात ये होता है, प्रतिनिधित्व में जो सदस्यों की संख्या और जनसंख्या का अनुपात ये रहेगा कि जो वार्डों में की कुल जनसंख्या है, वार्डों की कुल संख्या, मान लो वार्डों की संख्या कुल 13 है, इस प्रकार से वार्डों की कुल संख्या और जो जनसंख्या का अनुपात है वही प्रतिनिधित्व में उस वार्ड की जनसंख्या के आधार पर वार्ड की जनसंख्या और कुल जनसंख्या का अनुपात होगा। धारा आगे देखते हैं, धारा 9 के बाद धारा 10। धारा 9 होगी। धारा 9 में पहली चीज़ तो दे रखा है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वार्डों का निर्धारण किया जाता है, यानी कि नगर पालिका को वार्डों में विभाजित किया जाता है, वो चीज़ है धारा 9 में। और दूसरी उसकी जनसंख्या का अनुपात और वार्डों का अनुपात, उसके जनसंख्या के अनुपात के आधार पर उसका प्रतिनिधित्व किया जाता है। ये दो चीज़ें नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 9 में दिया हुआ है। आगे देखते हैं धारा 10। धारा 10 में दे रखा है वार्डों का अवधारण। वार्डों का अवधारण, तो सबसे पहले तो देख लेते हैं अवधारण का मतलब क्या होता है। जो शब्द अवधारण दे रखा है इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को या किसी भी बात को लीगल तौर पर निर्धारित करना। लीगल मतलब अधिकृत, यानी कि किसी अधिकारी या किसी सरकार द्वारा लिखित रूप से उसे अधिकृत या औपचारिक भी बोल सकते हैं, जिसको लीगल भी बोलते हैं। तो औपचारिक तौर पर किसी चीज़ का निर्धारण किया जाता है तो वही होता है अवधारण। ये किस प्रकार होता है, ये काम होता है जिसमें अपन अवधारण में अभी बात कर रहे हैं वार्ड की। तो वार्ड का अवधारण कौन करेगा, ये काम होगा राज्य सरकार का। राज्य सरकार करेगी वार्डों का अवधारण। राज्य सरकार वार्डों का अवधारण करती है। इसमें नगर पालिका को निर्वाचन सुविधा के लिए वार्डों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक वार्ड की सीमा का निर्धारण राज्य सरकार करेगी। हाँ, दो चीज़ें हैं इसमें, थोड़ा सा साइड में देखते हैं। एक चीज़ है धारा 9 की बात है और एक है धारा 10। इसमें क्या खास है, धारा 9 में तो दे रखा है वार्ड का निर्धारण या फिर विभाजन कि कितने वार्ड होंगे, ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर दोनों वार्ड की या जितने भी वार्ड में विभाजित की है नगर पालिका को, उसकी सीमा निर्धारण का बात करें तो वो बात है धारा 10 में। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर वार्ड में विभाजन की बात आती है तो धारा 9, और वार्डों की सीमा का निर्धारण वो होता है धारा 10 के तहत। वार्ड जिसमें नगर पालिका को निर्वाचन सुविधा के लिए विभाजित किया जाएगा, प्रत्येक वार्ड की सीमा का निर्धारण किया जाएगा धारा 10 के तहत। SC/ST सदस्यों व इन वर्गों की महिला सदस्यों के लिए तथा पिछड़े वर्ग की महिला सदस्यों के लिए स्थान आरक्षित होगा। एक स्थान आरक्षित होगा सदस्यों के लिए, वो सारी चीज़ें हमने कौन सी धारा में पढ़ी थी, पहले धारा 6 में
SC ST उसके लिए सम्मिलित रूप से सबके लिए आया था। लेकिन अगर वार्डों में, नगर पालिका में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की बात की जाती है, महिलाओं के लिए सीट आरक्षण की बात की जाती है, तो वो की जाती है धारा 10 में। कोई सी भी कैटेगरी हो, SC ST या फिर इन SC ST सदस्यों और इन सदस्यों की महिलाओं के लिए, या फिर पिछड़ा वर्ग हो और इन वर्ग की महिलाओं की बात हो, तो इनके लिए स्थान आरक्षण की बात धारा 10 में की गई है। और महिला उम्मीदवारों के लिए वार्डों की संख्या का निर्धारण की कितने वार्डों में महिलाओं के लिए निर्धारित है आरक्षित सीट है, ये सारी चीज़ें धारा 10 में तय की जाती है। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, कल पढ़ेंगे धारा 11 से आगे तक। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं और इसमें क्या सुधार करते हैं वो आप सुझाव भी दें। थैंक यू सो मच।